हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो पर स्वागत है बच्चों। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसे मॉडल पेपर के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बोर्ड परीक्षा 2023 में हूबहू सेम टू सेम ऐसा ही मॉडल पेपर आप सभी को देखने को मिलेगा। और इस मॉडल पेपर का सभी प्रश्न तैयार कर लेना है, तभी जाकर के 70 में 70 आप अचीव कर पाओगे। तो प्यारे साथियों, अगर आप 70 में 70 स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो कंप्लीट शुरू से एंड तक देख लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारा बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ठीक ना। आइए साथियों, सबसे पहले हम इस पूरे मॉडल पेपर के यहाँ पे A to Z सॉल्यूशन करेंगे, ठीक ना। और सेम टू सेम आप सभी को 2023 के बोर्ड के पेपर में ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। और प्यारे साथियों, ये जो पेपर है 2022 का विज्ञान का ओरिजिनल पेपर होने वाला है, जो कि 824 बीजे कोड का होने वाला है, ठीक ना। तो सबसे पहले करना क्या है, आप सभी को जैसा पेपर मिलेगा सेम टू सेम एकदम ऐसा ही पेपर मिलेगा। अनुक्रमांक यहाँ पे लिख देना है अपना, फिर अपना नाम यहाँ पे लिख दोगे। यहाँ पे समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है। पूर्णांक आपका सेम टू सेम रहेगा, 70 में 70 यहाँ पे होगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे कुछ निर्देश दिए जाएंगे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होगा। लेकिन एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा प्यारे साथियों, कि अब की बार 2023 के बोर्ड के पेपर में आपका जो पेपर आएगा 2 खंड में विभाजित होगा। 2 खंड में, एक जो पहला खंड होगा बहुविकल्पी का होगा, और जो सेकंड जो खंड होगा खंड ख, वो होगा लिखित वाला, ठीक ना, ये वाला क्वेश्चन। तो खंड क में बहुविकल्पी आएंगे ऐसा, और खंड ख में आएंगे लिखित वाले। तो सब कुछ बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, ठीक ना। चलो आओ, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी टाइप्स के बहुविकल्पी दिए हैं उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं। और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखना है, ठीक ना, क्योंकि ऐसा ही टोटल प्रश्न आपको सभी को बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेंगे। पूछा गया है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसमें? जल में, हीरा में, कांच में, या तारपीन के तेल में। ये बताना है भाई कि वायु के सापेक्ष माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो किसमें ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि देखो, सघन माध्यम और विरल माध्यम। तो सघन माध्यम में प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है, ठीक ना, वो कितना होता है? ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो इसलिए वायु के सापेक्ष जो माध्यम का अपवर्तनांक होगा वो हीरे में ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीरा जो है जल, कांच, तारपीन के तेल से क्या है? सघन माध्यम है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए अवतल लेंस, अवतल दर्पण, या उत्तल लेंस, या उत्तल दर्पण। तो इसमें प्रयोग करना चाहिए हमें अवतल लेंस। क्यों करना चाहिए? कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं होती है, कैसी होती है? सदैव समांतर होती है, एक बिंदु पर मिलती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, या परस्पर काटती है। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो लाइन्स होती है, वो क्या होती है भाई? वो होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पे देख सकते हो, फार्मूला बेस है क्वेश्चन, कि यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स है, कैपिटल बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, एरिया है, तो इनके बीच सही संबंध क्या होगा? तो हो जाएगा बी बराबर फाई बाई ए हो जाएगा, ठीक है। बी बराबर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी चुंबकीय फ्लक्स बटे में क्या हो जाता है? एरिया हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भाई एक अवतल दर्पण दिया गया है, और अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, तो वस्तु की फोकस दूरी बताओ। अब देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फोकस दूरी पूछ रहा है तो सबसे पहले ये आप सभी को रिलेशन समझना होगा कि 1/f = 1/v + 1/u होता है, ठीक है। ये उसके बाद इसी पे लगाओगे v और u का मान यहाँ पे सेम रख दोगे। अवतल दर्पण है तो दोनों का मान निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे फोकस दूरी का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो ये क्वेश्चन होगा इस वाले फार्मूले पे, a बराबर r/2। अब फोकस दूरी का मान दिया है 40, और 40 बराबर क्या हो जाएगा? r/2, और 2 से गुणा कर दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 80 निकल करके आ जाएगा।
तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के पेपर में, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, डिफिकल्ट नहीं आता है, ठीक ना, बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला पूछा गया है कि वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। भाई बताओ कि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं वाहन में। हम इसलिए करते हैं कि अगर हमें बहुत सारी वस्तुओं का या बड़ी वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब देखना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, उत्तल दर्पण का, ठीक ना। छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए हम उत्तल दर्पण, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मेरे कमेंट कर कभी बताओ कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, या तो ये कर सकते हो या तो ये कर सकते हो, दोनों में से किसी एक को ही करना है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई एक अवतल लेंस है जिसके वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है ये बताना है, किरण आरेख भी खींचना है, ठीक ना, इसके बारे में बताना है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। 1/v + 1/u लेंस के लिए है, तो 1/f बराबर 1/v - 1/u पे होगा, यहाँ से फोकस दूरी का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दिया गया है, तो बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखे वस्तु को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, भी का मान निकालना है, आसानी से कर सकते हो, सेम टू सेम वही फार्मूला लगेगा, लेंस है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बल की दिशा बताना है, न्यूमेरिकल है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान 9 × 10⁻31 किलोग्राम व आवेश यहाँ पे चार्ज का मान दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, एक्स अक्ष के समांतर 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ जेड अक्ष के समांतर कार्य कर 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल का मान, त्वरण का मान और बल की दिशा बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। F बराबर IBL sin थीटा पे लगा लोगे, तो यहाँ sin थीटा यहाँ पे एंगल नहीं दिया है, तो F बराबर IBL पे लगाओगे, आसानी से आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 नंबर का है कि 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो पता ही है कौन सा फार्मूला लगेगा। यदि संयोजनों को दोनों सिरों को 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक सिरों के बीच का विभवांतर बताना है, बी का मान बताना है, वोल्टेज कितना है। तो श्रेणी क्रम का सबसे पहले फार्मूला लगाओ, आसानी से कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उपयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन किन बातों पर डिपेंड करती है ये बताना है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए नियम भी लिखना है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निर्धारित कर सकते हैं, फ्लेमिंग का नियम का यूज करके, बाएं दाएं का नियम कई बार बता चुका हूँ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत होता है, इसकी रचना व सचित्र वर्णन करिए, इसकी कार्यविधि समझाइए और विद्युत मोटर का उपयोग भी लिखिए। तो कई बार बता चुका हूँ कि भाई विद्युत मोटर जनरेटर दोनों याद कर लो, ठीक ना, इसको तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है केमिस्ट्री का है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, और अम्लीय का कितना होता है 7 से कम, क्षारीय कितना होता है 7 से अधिक, कई बार बता चुका हूँ पीएच मान। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला जो धातु है उसका नाम क्या है, कापर है। प्रोपेन का रासायनिक नाम क्या है, तो C2N क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा, ठीक ना, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि IPSC नाम, देखो IPSC नाम वाला क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में हर साल और हमेशा पूछा जाएगा, ये 2 नंबर में हमेशा पूछा जाएगा, तो इसको याद रखना है कि CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये क्या है भाई, ये तो सबसे पहले तो ये ब्यूटेन का फार्मूला है, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, और ये CH3CO ये क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल, इसको भी देखना, ठीक ना, बहुत ही सिंपल सा है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या होता है। भाई बताना है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या होता है, इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हो, ठीक ना, कई बार बता चुका हूँ, करवा भी चुका हूँ। और रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करना है, इसका सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम लिखिए। धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम लिखना है और रासायनिक समीकरण भी लिखना है, इसका सूत्र भी लिखना है। तो भाई इसको याद कर लेना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर के स्पष्ट करिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, अपचयन उपचयन, सब कुछ जितना भी टाइप्स का रिएक्शन होता है कई बार बता चुका हूँ,
ठीक ना। इसको तैयार करके जरूर जाना है बोर्ड के पेपर में, तभी 70 में 70 स्कोर कर पाओगे, वरना तो दिक्कत है। संक्षारण क्या होता है, एग्जाम्पल देना है। सामान्यीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित करना है कि आवर्त क्या होता है, समूह क्या होता है, ठीक ना। पीरियोडिक टेबल में जो भी आवर्त होते हैं और समूह होते हैं, ग्रुप वगैरह होते हैं, उसको यहाँ पे बताना है। ग्रुप क्या कौन से होते हैं, कॉलम कौन सा होता है, सब कुछ बताना, परिभाषा देना है। ये कर सकते हो। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अपक्रिया, सजातीय श्रेणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी की 2 विशेषताएं। देखो बताया ना, कई बार बता चुका हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करना, ठीक ना, वरना दिक्कत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन खंडगा है, बायोलॉजी क्वेश्चन है कि वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपक्षयी अपक्रिया। क्या बोलते हैं, अपक्षयी अपक्रिया। अगला क्वेश्चन की चर्मदाह या पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी की वजह से होता है, तो विटामिन B5 की वजह से होता है। किसकी वजह से, विटामिन B5 की वजह से होता है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करता है, कैसे, तो ये करता है किसमें, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किसमें करता है, उत्सर्जन में करता है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कि फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है भाई, तो ये होता है सुक्रोज के रूप में, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, वह किसका पाचन होता है, बताना है किसका भाई पाचन होता है, ये भी करना है। परागकण का सनामांकी चित्र बनाना है। परागकण क्या होता है, पुष्प का जो भी पार्ट होता है, पुष्प में 4 पार्ट होते हैं, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, कोई 2 कारण लिखिए, 2 नंबर का है, ठीक है। एक संकर तथा द्विसंकर संकर से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। लिंग संलग्न रोग क्या है, कि 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखना है इसमें, ठीक ना, तो ये भी कर लेना, 4 नंबर का क्वेश्चन है। दोहरा संचरण क्या होता है, स्पष्ट करना है। या परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, परिवार नियोजन की 2 विधियों के बारे में वर्णन करना है, ठीक ना। परिवार नियोजन मतलब कि भाई फैमिली को कैसे कम से कम कर सकते हैं, ठीक ना, इसके बारे में 4 नंबर का क्वेश्चन है। पुमंग तथा जयंग में अंतर बताइए और दोनों कार्य समझाइए और परागण एवं निषेचन में विभेद करिए, यानी कि अंतर स्पष्ट करना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप वाला, इसको ध्यान में रखना है, तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन, एक संकर क्रॉस के द्वारा मेंडल के पृथक्करण नियम को समझाइए तथा इससे प्राप्त पीढ़ी का जीन प्ररूप तथा लक्षण प्ररूप भी बताइए। तो दोनों में से किसी एक को तैयार करके जाना है, ठीक ना, तभी आप अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और देखो जितना मैंने बताया सब कुछ तैयार करके जाओगे तभी आप 70 में 70 स्कोर कर पाओगे, ठीक ना। एक एक क्वेश्चन आप सभी को एक नंबर दिलाने की कोशिश करेगा और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक ना। तो इसलिए सभी को तैयार करके जाना है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, सारे के सारे पक्का तैयार करके चले जाना, तभी आप 70 में 70 स्कोर कर जाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।